बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़े इश्यूज़ हैं, बल्कि तीन बड़ी ख़बरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर तो ये है कि इमरान ख़ान साहब कुछ बुनियादी नुकात के ऊपर डट गए हैं और ये दो बड़े नुकात हैं जो प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर वो डट गए हैं, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि जो डील हुई थी, जिसके नतीजे में एक प्रोसेस आगे बढ़ना था इलेक्शन के हवाले से और कोई डेट अनाउंस होनी थी, वो ख़तरे में पड़ गई। और ये डील इसका एक हिस्सा ये भी था कि तमाम मुकदमात जो इस वक्त हुकूमत के अंदर कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ ख़त्म हो गए और फिर वो वतन वापस भी आएंगे। नवाज़ शरीफ साहब बशमूल इसहाक़ डार साहब तो आ गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान कुछ मामलात के ऊपर डट के हैं जिसके नतीजे में वो डील ख़तरे में है और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो भी शायद ख़तरे में है। यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए मुसलसल एक के बाद दूसरी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की जा रही हैं। एक तो हम ये बातचीत करेंगे कि वो कौन से दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इमरान ख़ान साहब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर एक मुख्तसर अरसे से खामोशी के बाद दोबारा जो है ऑडियो लीक का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरा मामला जो ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, हमारी इतलात के मुताबिक ये भी बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं और वो हैकर की निशानदेही जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। वो फैक्ट्स क्या हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे आप भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक्चुअली ये हैकर हैं या ये कोई पाकिस्तान के अंदर ही कोई ऐसे करैक्टर्स हैं जो इस किस्म के सियासी हालात से फ़ायदा उठाने के लिए इस किस्म के काम माजी में भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। तो ये आपसे इसका शेयर करेंगे। और इसी दबाव के सिलसिले में एक बार फिर इमरान ख़ान साहब ने कहा जी कि उनको मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। तो इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और फिर सबसे अहम मामला जो साइफ़र की चोरी का मामला था, इस पर दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने जो बयान दिया है उसने सारी की सारी कहानी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और कैबिनेट से जो कहानी घड़ी गई थी और जिसके नतीजे में वज़ारत दाखिला जो है कोई इंक्वायरी भी कर रही है, वो धड़म से जो है कि उसका पर्दा चाक हो गया और वो गिर गई है। तो उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो साइफ़र की चोरी से ही शुरू कर लेते हैं मामला के। आपको याद होगा कि रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद कैबिनेट कमेटी कायम की गई, फिर उसके बाद एक जो है कि तहकीकाती कमेटी कायम की गई और ये सारा काम जो है ये 28 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के दरमियान 3 दिनों के अंदर किया गया। और फिर उससे इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग जो है वो भी 1-2 हो चुकी हैं। सिर्फ ये मुख्तसर से 5-7 दिनों के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हुई है और जिस तेज़ी के साथ हुई है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हुकूमत को कितनी जल्दबाजी है कि बहुत से मामला निपटाने के लिए। तो वो साइफ़र का कहा गया जी कि वो चोरी हो गया और फिर वो जो स्टेटमेंट जारी हुआ कैबिनेट का और उसको जिस अंदाज़ में फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुई कि अगर साइफ़र चोरी हो गया था तो फिर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कैसे हो गई, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चेयर की थी उसके अंदर भी मामला डिस्कस हुआ तो वो फिर कैसे हो गया। तो फिर कहा गया कि नहीं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी जो है चोरी हो गई। फिर ये कहा गया जी कि वो साइफ़र जो है क्या फ़ॉरेन ऑफिस ये कहता है कि जी के दीगर ममालिक से साइफ़र ही आना बंद हो गए हैं अब कि जब से इमरान ख़ान साहब ने साइफ़र को लीक कर दिया या साइफ़र को जो है कर दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि ये साइफ़र डिकोड ही नहीं हो सकता। तो वो इसके ऊपर जगह बाद दीगर बड़े लतीफ़े हुए पिछले 1 हफ़्ते के अंदर। लेकिन वो जो साइफ़र की चोरी का मामला था कि साइफ़र की कॉपी चोरी हो गई या वो सारा कुछ है, तो वो फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जमान है वो जो वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी कि साइफ़र का आना और उसका एक प्रोसेस होता है, उसका पूरा फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वहाँ भी महफूज होता है। ये कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि साइफ़र जो वो चोरी हो जाए। तो इसलिए ये कहना कि साइफ़र चोरी हो गया है ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद ख़बरें हैं और साइफ़र बिल्कुल महफूज है और जिस अंदाज़ में आया था उसी अंदाज़ में तमाम उसके कंटेंट मदरजात जो है महफूज हैं। और ये वही बात है जैसे हमारे एम्बेसडर ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पहले इजलास में, दूसरे इजलास में भी उनको खुसूसी तौर पर तलब किया गया और कोशिश की जा रही थी कि उनको दबाव डाल के कोई बयान उनका चेंज करवाया जा सके, लेकिन उन्होंने वो अपना बयान नहीं चेंज किया था। तो ये तो एक वो सारी की सारी कहानी जो है कि ये भी धड़ाम से गिर गई। और अब इसके बावजूद भी वज़ारत दाखिला की वो कमेटी अपनी जो भी इंक्वायरी करती है, फाइंडिंग्स करती है,
तो वो क्या मानी रखेंगी, तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है कि आप दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान किसके बयान से ही लगा सकते हैं। दूसरा मामला जो इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब दो ऐसे प्रिंसिपल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर वन, वो बार बार ये कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आए, मैं उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ और उनका ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा कि याद रखा जाएगा। तो ये नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना है जी कि नहीं, जो सारे मामला तय हुए हैं उसके मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म होंगे, उनकी जो कैद की सज़ा है वो भी ख़त्म होगी, तो वो वतन वापस आएंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो दूसरी तरफ इमरान खान की ये धमकी कि वापस आए, उनके इस्तकबाल के लिए मैं तैयार हूँ। तो पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर पॉपुलर वोट उनके पास है। तो इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब इस ऐलान के बाद घबराए हुए हैं कि अगर वापस आते हैं और इमरान खान जो है कि एयरपोर्ट का घेराव कर लेता है, या एहतजाज होता है और फिर दंगे फसाद हो सकते हैं, तो या पंजाब हुकूमत कोई ऐसा एक्शन लेती है जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जेल की सज़ा उसी वक्त ख़त्म होगी जब वो ख़ुद यहाँ पर आएंगे, उनकी अदालत के अंदर वो पेश होंगे, तो तभी उनकी सुनवाई होगी, बग़ैर पेशी के नहीं हो सकती। और ज़मानत अगर ये मांगना चाहेंगे तो वो ज़मानत जो है कि एक कैदी की ज़मानत क्या होती है, तो ख़ुद इलाज पे गए हुए हैं, फिर वहाँ पे मफरूर हो गए, अभी तक आए नहीं वापस। तो इसलिए बड़ी कानूनी पेचीदगी है, अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल था कि मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे। एक तो ये बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि जो आर्मी चीफ़ ने ऐलान किया कि वो रिटायर हो जाएंगे, तो अब इमरान खान साहब मुसलसल ये दबाव बढ़ा रहे हैं कि ये उस मुद्दत से पहले ही इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की जाए, एक बड़ा वसी अरीज़ लॉन्ग मार्च किया जाए, शहरों को बंद किया जाए, इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और मजबूर कर दिया जाए इस हुकूमत को घुटने टेक के नवर। और ये हुकूमत जो है कि ये चाह रही है कि किसी तौर के ऊपर भी आर्मी चीफ़ की तकर्री तक हम रहें, और उसके बाद फिर देखेंगे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए भी राह हमवार हो, तो फिर जो है कि मामलात को आगे बढ़ाएँ। तो इन दो मामलात के ऊपर जो है कि इस वक्त एक डेड लॉक सा बना हुआ है, और यही वजह है कि जो ये लीक्स का सिलसिला ख़त्म हो गया था, तो वो दोबारा से आना शुरू हो गया, और इसमें टारगेट इमरान खान को किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर नफसियाती दबाव डाला जा सके, उनको पोलिटिकली दबाव डाला जा सके। और जैसे ही लीक्स होती हैं उसके बाद वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़रा की लाइन लग जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक लिखा लिखाया बयानिया जो है वो पढ़ा जाता है। तो इसकी इससे पता भी चलता है कि सारी चीज़ें कहाँ तैयार हो रही हैं। दूसरा जो हैकर, हमने पहले भी अपने वीलॉग्स में ये कहा है जी कि ये कोई हैकर वैकर नहीं है, ये अब तो बात बड़ी खुल के सामने यहाँ हो चुकी है। और इमरान खान ने अपने जलसे के अंदर नवाज़ शरीफ की एक ऑडियो चलाई, और उसके अंदर नवाज़ शरीफ अपने आप को ही बुरा भला कह रहे हैं, अपने आप को ही करप्ट कह रहे हैं, बदयानत कह रहे हैं, और सब कुछ कह रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली नवाज़ शरीफ साहब की आवाज़ है। कोई भी सुनने वाला ये नहीं कह सकता कि कोई और साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये डीप फेक ऑडियो वीडियो का सिस्टम है जिसके तहत ये ऑडियोज़ बनाई जा रही हैं, और ये कौन कर रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये कौम जानती है कि मरियम नवाज़ साहिबा के वालिद जो है नवाज़ शरीफ साहब जब इस्लामी जमहूरियत था तो उसके अंदर क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। तो इसलिए ये भी इमरान खान ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जितनी ऑडियोज़ लेकर आएंगे वो उतनी ही ऑडियोज़ नवाज़ शरीफ साहब की, मरियम की, या इन लोगों की बना के अपने जलसों में लोगों को सुनाएंगे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि कैसी वीडियोज़ बनती हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे मामला जो हैं कि अभी जो है कि वो नैले पे दैला हो रहा है, और बड़ी मुश्किलात हो रही हैं इस हुकूमत को चीज़ें संभालने के अंदर। तो अभी ये देखते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर तवक्को की जा रही है कि कुछ और ऑडियो वीडियोज़ भी आ सकती हैं, लेकिन इमरान खान ने भी फ़ैसला किया हुआ है कि वो जितनी ऑडियो वीडियोज़ लेकर आएंगे उतनी ही उसके मुकाबले में वो भी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे और लोगों को सुनाएंगे। तो लगता यही है कि अब जो है कि मामला जो है वो टेबल के ऊपर शायद हल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से जो है कि एक तरफ से ऑडियो लीक्स आ रही हैं और दूसरी तरफ जो है कि वो दबाव बढ़ाया जा रहा है इस्लामाबाद के घेराव के लिए। तो लेट्स सी कि मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन लगता यही है कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री सबसे बड़ा अहम मसला है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ़ की तकर्री कौन करेगा। और इमरान खान कहता है कि इन चोरों और डाकुओं के हाथों से आर्मी चीफ़ की तकर्री नहीं होनी चाहिए, और ये सोच एक बड़ी संजीदा, बहुत बड़े संजीदा हल्का विद इन सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी पाई जाती है कि इनके हाथों से जो तकर्री जिसकी होगी उसको तो 6 महीने से 1 साल जो है कि अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए लग जाएगा। तो वो जो बैगेज जो इस वक्त लेके बैठे हुए ये इदारे, एग्जैक्टली वही पोजीशन है जो मुशर्रफ दौर में जब मुशर्रफ जा रहे थे और क्यानी ने टेक ओवर किया था, तो फिर कोशिशें की गई थी
उस वक्त क्रेडिबिलिटी और इमेज बनाने के लिए एग्जैक्टली वही पोजीशन इस वक्त है। मेरा ख्याल है ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से जो है कि इस वक्त काफ़ी खींचातानी चल रही है, और लगता यही है कि शायद अगले आर्मी चीफ की तकर्री जो है कि वह ऐसे हाथों से ही होगी जिसकी वजह से इदारे की और जो कौमी इदारे और क़यादत है उसकी क्रेडिबिलिटी की जो है उसके ऊपर ना उंगली उठाई जा सके। फिलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।